स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि आज से 21 जून तक भारी बारिश और आंधी का अलर्ट, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। यह दरअसल बात है कि बिहार में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय होता दिख रहा है। मौसम विभाग ने आज से 21 जून के बीच बिहार के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज आंधी को लेकर की चेतावनी जारी की है। हालांकि आज बिहार के कुछ जगहों पर ये अलर्ट है, यानी कि सभी जगहों पर नहीं। कहीं कहीं काफ़ी धूप होगी, कहीं कहीं हल्की धूप होगी और कहीं कहीं भीषण गर्मी भी पड़ सकती है और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन कल से 21 जून के बीच भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि 16 जून को भारी बारिश की संभावना सबसे ज़्यादा है, जबकि 17 से 20 जून तक गरज चमक, वज्रपात और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज और आसपास के जिलों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। धान की बुआई सिर पर, अनुदानित बीज के इंतजार में किसान परेशान। दरअसल बात है कि बिहार में खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है और धान की बुआई का समय नजदीक आ गया है। लेकिन कई जिलों के किसान अब भी अनुदानित धान बीज मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बीज वितरण में देरी के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि समय पर बुआई नहीं होने से उत्पादन प्रभावित होने का खतरा है। किसानों का कहना है कि कृषि विभाग की ओर से अनुदानित बीज उपलब्ध कराने की घोषणा तो की गई है, लेकिन कई क्षेत्रों में वितरण प्रक्रिया अभी तक पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में किसान बाजार में महंगे दाम पर बीज खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि किसानों तक उन्नत और फिर प्रमाणित बीज पहुंचाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि धान की खेती में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि बीज समय पर नहीं मिला तो फिर रोपाई और फिर उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। किसान अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द बीज वितरण शुरू हो ताकि खरीफ सीजन की तैयारी समय पर पूरी की जा सके। कोसी की अनोखी कहानी, यहाँ पानी के रंग के साथ बदलता है लोगों का जीवन और पहचान। दरअसल बात है कि बिहार की कोसी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। जब कोसी के किनारे बसे इलाके में लोगों का रहन सहन, खेती, रोजगार और फिर यहाँ तक कि जीवन जीने का तरीका भी नदी के स्वभाव के साथ बदलता रहता है। जब कोसी का पानी साफ और फिर शांत रहता है तो फिर लोगों के चेहरे पर खुशी दिखती है, लेकिन बाढ़ का पानी आते ही पूरी जिंदगी बदल जाती है। कोसी क्षेत्र में एक अनोखी परंपरा की चर्चा होती है। यहाँ के लोग नदी के साथ जीना सीख चुके हैं। हर साल बाढ़ और फिर कटाव के खतरे के बावजूद भी लोग अपनी जमीन, संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखते हैं। नदी का रुख बदलने के साथ गांव का नक्शा बदल जाता है, लेकिन लोगों का हौसला नहीं टूटता। यही वजह है कि कोसी को सिर्फ बिहार का शौक नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और जिजीविका की पहचान भी माना जाता है। जब कोसी की ये कहानी बताती है कि प्रकृति की चुनौतियों के बीच भी लोग अपनी संस्कृति और जीवन शैली को कैसे जीवित रखते हैं। पेंशन तनख्वाह पर कोई रोक नहीं, सम्राट चौधरी बोले बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत। जो दरअसल बात है कि बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर के विपक्ष के लगातार हमलों के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में पेंशन और कर्मचारियों की तनख्वाह पर किसी तरह की कोई भी रोक नहीं है और बिहार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से मजबूत है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार सभी वित्तीय दायित्वों को समय पर पूरा कर रही है। हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए हजारों करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे पेंशन भुगतान में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। वहीं पर दरअसल विपक्ष बिहार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं और आकस्मिक निधि से पेंशन भुगतान को मुद्दा बना रहे हैं। वहीं पर सम्राट चौधरी का कहना है कि ये सिर्फ वित्तीय प्रबंधन का हिस्सा है और राज्य की आर्थिक सेहत को लेकर के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है बिहार की 52 बूटी साड़ी, 52 डिजाइनों वाली इस खास बुनाई को मिला जीआई टैग। दरअसल बात है कि बिहार के नालंदा जिले की प्रसिद्ध 52 बूटी साड़ी को हाल ही में जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, यानी कि जीआई टैग मिला है। ये साड़ी अपनी अनोखी बुनाई और फिर पारंपरिक कला के लिए देश भर में जानी जाती है। 52 बूटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 52 अलग अलग पारंपरिक आकृतियों और फिर डिजाइनों का इस्तेमाल किया जाता है। इस साड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी महीन हस्तकरघा बुनाई है। इसमें मंदिर, कमल, शंख, मछली, वृक्ष और
बौद्ध संस्कृति से जुड़े कई प्रतीकों की डिजाइन बनाई जाती है। इस कला को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में पद्मश्री कपिल देव प्रसाद का बड़ा योगदान माना जाता है। जीआई टैग मिलने से अब इस पारंपरिक कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और फिर कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। इसकी कीमत के बारे में बात की जाए तो एक असली 52 बूटी साड़ी की कीमत आमतौर पर 8,000 से 10,000 रुपये या फिर उससे अधिक हो सकती है। इसकी कीमत बुनाई की जटिलता, कपड़े की गुणवत्ता और फिर डिजाइनों की संख्या पर निर्भर करती है। जीआई टैग मिलने के बाद उम्मीद है कि नालंदा के बुनकरों को बेहतर बाजार मिलेगा। एनडीए और आरजेडी में कोई फर्क नहीं, परिवारवाद को लेकर के बिहार की राजनीति में नई बहस। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद को लेकर के एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। एक राजनीतिक टिप्पणी में दावा किया गया है कि एनडीए और आरजेडी दोनों ही परिवारवाद और फिर सिद्धांतों से समझौता के मामले में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि जिस परिवारवाद को लेकर के भाजपा और फिर एनडीए लंबे समय से राजद पर हमला करते रहे हैं, अब उसी तरह के उदाहरण एनडीए के भीतर भी देखने को मिल रहे हैं। जहाँ कहा गया है कि राजनीति में सिद्धांतों और फिर विचारधारा की जगह सत्ता की राजनीति हावी होती जा रही है। जहाँ कई दलों में नेताओं के परिवार के सदस्य महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच रहे हैं, जिससे परिवारवाद का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। आलोचकों का कहना है कि जनता के सामने विकास और फिर रोजगार जैसे मुद्दे से ज्यादा राजनीतिक वंशवाद की बहस छाई हुई है। हालांकि इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी अपनी दलीलें हैं। एक पक्ष इसे राजनीतिक परंपरा और फिर अनुभव का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष इसे लोकतंत्र के लिए चुनौती मान रहे हैं। दीदी ममता बनर्जी तनहा रह जाएगी, साथ सिर्फ अभिषेक रहेंगे, शाहनवाज हुसैन का ममता बनर्जी पर बड़ा तंज। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी उथल पुथल के बीच भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी में लगातार हो रहे इस्तीफों और फिर बगावत के कारण जल्द ही ऐसा समय आएगा जब दीदी तनहा रह जाएगी और उनके साथ सिर्फ अभिषेक बनर्जी होंगे। साथ ही उन्होंने टीएमसी को कलमी पार्टी बताते हुए कहा कि पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा है। शाहनवाज हुसैन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब टीएमसी में कई नेताओं और फिर सांसदों के इस्तीफे तथा बगावत की खबरें चर्चा में हैं। पार्टी नेतृत्व लगातार एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि विपक्ष इसे टीएमसी के कमजोर होते जनाधार का संकेत बता रहा है। भाजपा नेता ने दावा किया है कि टीएमसी के भीतर भगदड़ मची हुई है और आने वाले दिनों में पार्टी को और झटका लग सकता है। हालांकि टीएमसी नेताओं का कहना है कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रही है। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। हम खान वान का समर्थन नहीं करते, खान सर को लेकर के तेज प्रताप यादव के बयान से मचा बवाल। दरअसल बात यह है कि खान सर विवाद को लेकर के बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने साफ शब्दों में कहा कि हम खान वान का समर्थन नहीं करते हैं। ये बयान उस समय आया जब भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव द्वारा खान सर के समर्थन को लेकर के उसे सवाल पूछा गया था। तेज प्रताप यादव ने इससे पहले भी खान सर पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि वे अब पढ़ाई से ज़्यादा राजनीति और फिर प्रचार में रुचि ले रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, न कि लगातार मीडिया में की सुर्खियों में बने रहना। तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। एक तरफ खान सर के समर्थक इस बयान की आलोचना कर रहे हैं, तो फिर दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। खान सर को लेकर के चल रहा विवाद अब शिक्षक जगत से लेकर के पूरी तरह राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। फेसबुक से शुरू हुई मोहब्बत, म्यांमार से बिहार पहुंची युवती, नेपाल बॉर्डर पर खुला पूरा राज। दरअसल बात है कि सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसकी एक अनोखी कहानी बिहार में सामने आई है। म्यांमार की एक लड़की फेसबुक के जरिए बिहार के एक युवक के संपर्क में आई, जब दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। इसके बाद लड़की अपने प्रेमी से मिलने हजारों किलोमीटर का सफर तय कर भारत पहुंची है। बताया जा रहा है कि लड़की नेपाल के रास्ते बिहार पहुंचने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान नेपाल बिहार सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को उस पर शक हुआ। पूछताछ में पूरा मामला सामने आया और फिर लड़की ने बताया है कि वह फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई है। घटना के सामने आने के बाद ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। सुरक्षा एजेंसियां लड़की के दस्तावेजों और फिर भारत आने की प्रक्रिया की जांच कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर शुरू हुई ये प्रेम कहानी अब लोगों के बीच खूब चर्चा बटोर रही है। गुजरात घुमाने के बहाने ले गए, 2 लाख में बेच दिया। मानव तस्करी के मामले में
मौसी समेत 2 गिरफ्तार। दरअसल बात यह है कि बिहार से मानव तस्करी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 2 बच्चों की मां को गुजरात घुमाने और फिर नौकरी दिलाने का झांसा देकर के घर से ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे कथित तौर पर 2 लाख रुपए में बेच दिया गया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता की मौसी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसे बेहतर जिंदगी और फिर रोजगार का सपना दिखा करके बिहार से गुजरात ले जाया गया था। वहां पर पहुंचने के बाद उसे जबरन दूसरे लोगों के हवाले कर दिया गया। या किसी तरह मामले की जानकारी परिजनों और फिर पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद जांच शुरू की गई है। पुलिस का कहना है कि यह मामला मानव तस्करी से जुड़ा प्रतीत होता है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर से महिलाओं की तस्करी और फिर फर्जी नौकरी के नाम पर हो रहे अपराधों को लेकर के चिंता बढ़ा दी है। सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, बिहार के सभी प्रखंडों में लगेंगे जन कल्याण शिविर। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर अब राज्य के सभी प्रखंडों में जन कल्याण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना और उनकी शिकायतों का मौके पर ही निपटारा करना है। सरकार के अनुसार इस शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जहाँ लोग पेंशन, राशन कार्ड, भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा योजना, बिजली, पानी और फिर अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्या सीधे अधिकारियों के सामने रखेंगे। जो कोशिश होगी कि अधिक से अधिक मामलों का समाधान शिविर स्थल पर ही किया जाए। सरकार का मानना है कि इस पहल से आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और योजनाओं का लाभ भी तेजी से मिलेगा। वहीं पर प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि शिविरों का नियमित आयोजन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध और फिर प्रभावी समाधान हो सके। तेजस्वी यादव पर भड़के मंत्री संतोष सुमन, बोले हताशा और फिर मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं नेता प्रतिपक्ष। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव की टिप्पणी को लेकर के मंत्री संतोष सुमन मांझी ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राजनीतिक हताशा और मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। जहाँ संतोष सुमन ने कहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा होती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव रचनात्मक राजनीति करने के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणी और फिर सुर्खियां बटोरने वाली बयानबाजी में लगे हुए हैं। दरअसल हाल ही में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला था और सरकार पर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया था। इसके बाद एनडीए नेताओं की ओर से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब संतोष सुमन के इस बयान से बिहार की सियासत का पारा और चढ़ गया है। 30 दिनों में नक्शा पास नहीं हुआ तो फिर खुद मिल जाएगी मंजूरी, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल बात है कि बिहार में घर बनाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 का मसौदा तैयार कर लिया है। जब नए प्रस्ताव के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के भवन नक्शे पर 30 दिनों के भीतर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो फिर उसे खुद मंजूरी यानी कि डीम्ड अप्रूवल मिल जाएगा। नई व्यवस्था में सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम भी लागू किया जाएगा। इसके तहत निर्धारित श्रेणी के भवनों के लिए अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा तैयार नक्शा ऑनलाइन अपलोड करने और फिर शुल्क जमा करने के बाद स्वीकृति प्रदान के काफ़ी आसान हो जाएगा। वहीं पर इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और फिर फाइलें लंबे समय तक अटकी नहीं रहेगी। यह सरकार का कहना है कि इस फैसले से भवन निर्माण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी। रोहतास में 8 मिनट में 32 लाख की बड़ी लूट, पुलिस को देख करके बोलेरो छोड़ करके भागे बदमाश। दरअसल बात है कि बिहार के रोहतास जिले में अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जब कोचस थाना क्षेत्र में स्थित एक एक्सिस बैंक एटीएम को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने महज 8 मिनट में 32 लाख रुपए से ज्यादा कैश उड़ा लिया। वारदात को अंजाम देने के लिए अपराधी गैस कटर लेकर के पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने एटीएम का कैश बॉक्स काट करके उसमें रखी पूरी रकम निकाल ली और फिर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और फिर अपराधियों का पीछा शुरू कर दिया गया। जहां पुलिस की घेराबंदी देख करके बदमाश अपनी बोलेरो गाड़ी छोड़ करके अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस का मानना है कि इस वारदात में करीब 5 अपराधी शामिल थे। फिलहाल पुलिस बोलेरो को जब्त करके जांच में जुटी हुई है। बैंक अधिकारियों और फिर एटीएम में कैश भरने वाली एजेंसियों से भी पूछताछ की जा रही है। इस सनसनीखेज लूट ने इलाके में दहशत फैला दी है।
पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर बड़ा बवाल, आईजी बोले पुलिस फायरिंग नहीं करती तो स्टेशन में लगा देते आग। दरअसल बात है कि पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हुए हिंसक बवाल को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सेंट्रल रेंज के आईजी जितेंद्र राणा ने कहा कि अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो फिर उधर भी स्टेशन में आग लगा सकते थे। जहाँ हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस को हवाई फायरिंग और बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बताया जा रहा है कि मद्य निषेध विभाग की सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों की भारी भीड़ स्टेशन पर जुटी थी। यह ट्रेनों में भीड़, देरी और अफरा तफरी के बीच स्थिति बेकाबू हो गई। इसके बाद पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और फिर ट्रेन रोकने की घटनाएं सामने आई। आईजी जितेंद्र राणा ने कहा कि जो लोग पत्थरबाजी और फिर हिंसा कर रहे थे वे छात्र नहीं हो सकते। उनके अनुसार भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया। रोशन सर के भाई की जान जाने के बाद बड़ा विवाद, खान सर पर उठे सवाल, पुलिस ने जांच की तेज। दरअसल बात है कि पटना के चर्चित कोचिंग विवाद के बीच रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में जान जाने के बाद मामला और गर्मा गया है। जब जान जाने के बाद सोशल मीडिया और फिर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि घटनाक्रम के कारण परिवार पर भारी दबाव था और फिर इसी वजह से विवाद और गहरा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रिंस यादव की जान नेपाल में गई है एक होटल में। शुरुआती जानकारी में जान जाने का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया है, लेकिन मामले की जांच जारी है। वहीं पर रोशन आनंद पहले से ही कोचिंग विवाद से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़ी हर कड़ी की जाँच की जा रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। फिलहाल खान सर पर लगाए जा रहे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और जाँच एजेंसियाँ पूरे घटनाक्रम की पड़ताल में जुटी हुई है। 2,60,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में बड़ी हलचल। दरअसल बात है कि बिहार के करीब 2,60,000 शिक्षकों के बीच इन दिनों चिंता का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस फैसले के कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रही है और स्पष्ट कर चुकी है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। हालांकि फिलहाल कोई भी तत्काल कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य माना है। जब कोर्ट ने प्रभावित शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी पास करने का समय दिया है। निर्धारित समय तक परीक्षा पास नहीं करने वालों की नौकरी पर असर पड़ सकता है, जिससे शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है। वहीं पर ट्राई 4 भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है। शिक्षा विभाग पहले ही संकेत दे चुका है कि ट्राई 4 की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। रोस्टर क्लियर होने के बाद हजारों पदों पर भर्ती की तैयारी जारी है और फिर जल्द नोटिफिकेशन आने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल शिक्षकों की नौकरी तुरंत खतरे में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन को लेकर के सरकार आगे क्या फैसला करती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। ट्रेन के बाद फ्लाइट यात्रियों की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली की आकाशा एयर की उड़ान रद्द। दरअसल बात है कि बिहार में यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ और फिर ट्रेनों में अफरा तफरी का माहौल है, तो फिर दूसरी तरफ हवाई यात्रा करने वालों को भी झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली जाने वाले आकाशा एयर की एक फ्लाइट रद्द कर दी गई है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। फ्लाइट रद्द होने के बाद एयरपोर्ट पर कई यात्री फंस गए। यात्रियों को अपनी यात्रा की नई व्यवस्था करने और फिर टिकट रीशेड्यूल कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को विकल्प और फिर जरूरी सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में खराब मौसम, परिचालन संबंधित कारणों और फिर तकनीकी दिक्कतों की वजह से कई उड़ानों पर असर पड़ा है। 36 साल की महिला ने 24 साल के युवक से रचाई शादी, बच्चों ने मां का साथ छोड़ करके लिया बड़ा फैसला। दरअसल बात है कि बिहार से रिश्तों और फिर परिवार को लेकर के एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक 36 वर्षीय महिला ने अपने से 12 साल छोटे 24 वर्षीय युवक से शादी कर ली। इस शादी के बाद परिवार में बड़ा विवाद खड़ा हो गया और महिला के बच्चों ने अपनी माँ का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला और युवक के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों ने समाज और फिर परिवार के विरोध के बावजूद भी साथ रहने का निर्णय लिया और शादी कर ली। जैसे ही ये मामला सामने आया, इलाके में इसकी चर्चा शुरू हो गई और परिवार के कई सदस्यों ने इस रिश्ते का विरोध भी किया है। शादी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि महिला के बच्चों ने अपनी मां के फैसले से नाराज होकर के उनसे दूरी बना ली। फिलहाल ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और फिर लोग इसे लेकर के अलग अलग राय दे रहे हैं। बिहार पुलिस पर मंत्री मदन सहनी के गंभीर आरोप,
बोले पुलिस की वजह से शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं। दरअसल बात है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर के सरकार के भीतर से ही बड़ा बयान सामने आया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं होने के पीछे पुलिस की भूमिका भी जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ जगहों पर पुलिस की मिलीभगत के कारण अवैध शराब का कारोबार जारी है। मदन सहनी ने यह भी दावा कर दिया है कि शराबबंदी के मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्होंने लगातार 3 दिनों तक डीजीपी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं उठाया गया। मंत्री ने कहा कि यदि पुलिस और फिर प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल हो तो फिर शराबबंदी कानून को और प्रभावी बनाया जा सकता है। मंत्री के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रहा है, जबकि सरकार के भीतर ही शराबबंदी कानून की क्रियान्वयन को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि सरकार और फिर पुलिस मुख्यालय इस मामले पर क्या कदम उठाते हैं। डॉक्टरों का इलाज छोड़ करके इस चमत्कारी कुएं पर क्यों पहुंच रहे हैं लोग, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। दरअसल बात यह है कि बिहार में इन दिनों एक कथित चमत्कारी कुएं की चर्चा जोरों पर है। दावा किया जा रहा है कि इस कुएं का पानी कई तरह की बीमारियों में राहत देता है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और फिर कुएं के पानी को आस्था के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि उन्हें इस पानी से फ़ायदा मिला है, जिसके बाद इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्षों पुरानी मान्यता है कि कुएं के पानी में विशेष गुण हैं। इसी विश्वास के चलते कुछ लोग डॉक्टरों के इलाज के साथ साथ तो कुछ लोग सीधे इस कुएं पर पहुंच रहे हैं। हालांकि ऐसे दावों की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है और विशेषज्ञ किसी भी बीमारी के लिए चिकित्सीय सलाह को नज़रअंदाज न करने की सलाह देते हैं। फिलहाल ये कुआं लोगों की आस्था और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसके चमत्कार की कहानियाँ सुन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टरों की सलाह और वैज्ञानिक चिकित्सा को प्राथमिकता देना जरूरी है। दिल्ली में बिहार का विजन, मखाना बोर्ड से ग्लोबल टूरिज्म हब तक का बड़ा ब्लूप्रिंट। दरअसल बात है कि दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बिहार के विकास का बड़ा विजन पेश किया गया है। इस दौरान मखाना बोर्ड, कृषि विकास, निवेश, उद्योग और फिर पर्यटन को लेकर के कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर चर्चा हुई है। सरकार का लक्ष्य बिहार को देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाना है। कार्यक्रम में बिहार को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाने की रणनीति पर भी जोर दिया गया है। बौद्ध सर्किट, नालंदा, राजगीर, गया और फिर अन्य ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से जोड़ने की योजना सामने रखी है। जमुई पर साथ ही राज्य में बड़े निवेश, नई टाउनशिप और फिर रोजगार सृजन पर भी विशेष फोकस किया गया है। सरकार का मानना है कि मखाना पर्यटन, कृषि और फिर उद्योग के क्षेत्र में बड़े कदम उठा करके बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर बड़ा बवाल, 500 उपद्रवियों पर एफआईआर, अब तक 6 गिरफ्तार। जहाँ दरअसल बात है कि पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हुए बवाल के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हिंसा, पत्थरबाजी और फिर तोड़फोड़ के मामले में 500 से अधिक अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और फिर वीडियो के आधार पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की भारी भीड़ स्टेशन पर जमा हो गई थी। इसी दौरान हालात बिगड़ गए और पत्थरबाजी, तोड़फोड़ तथा हंगामा शुरू हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस और फिर हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बवाल में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों की पहचान करके लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं पर घटना के बाद रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के संचालन का भी फैसला किया है। बिहार के इस जिला में चमकी बुखार का अलर्ट, आधी रात को बज रहा अलार्म, लोगों को जागरूक करने की बड़ी तैयारी। दरअसल बात यह है कि बिहार के सारण यानी कि छपरा जिले में चमकी बुखार यानी कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES और फिर जापानी इंसेफ्लाइटिस के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बच्चों को इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए गांव-गांव में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम रात में रात्रि चौपाल लगा रही है। कई जगहों पर आधी रात को अलार्म बजा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बच्चों को समय पर भोजन कराने, तेज बुखार या फिर बेहोशी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा प्रोजेक्टर के जरिए वीडियो दिखाए जा रहे हैं और जागरूकता रथ भी गांव-गांव पहुंच रहा है। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी और फिर उमस के मौसम में छोटे बच्चों को चमकी बुखार का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए अभिभावकों को सतर्क रहने और फिर बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि जिले का कोई भी बच्चा इस बीमारी का शिकार ना बने।
36 साल की महिला का 24 साल के युवक से अफेयर, पति ने रंगे हाथ पकड़ा, फिर करवा दी दोनों की शादी। दरअसल बात है कि बिहार के नालंदा जिला से रिश्तों को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक 36 वर्षीय शादीशुदा महिला का अपने ही गांव के 24 वर्षीय युवक के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और चोरी छिपे मिलते थे। मामले ने उस समय बड़ा मोड़ ले लिया जब महिला के पति ने दोनों को कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। इसके बाद गाँव में हंगामा मच गया और फिर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों से पूछताछ की गई और फिर दोनों की शादी करा दी गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। लोग इस घटना को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं पर सोशल मीडिया पर भी इस अनोखी प्रेम कहानी और फिर अचानक हुई शादी को लेकर के बहस छिड़ गई है। मोदी का अमृतकाल जनता के लिए विषकाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने गिनाई सरकार की नाकामियां। दरअसल बात यह है कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार जिस दौर को अमृतकाल बता रही है वह आम जनता के लिए विषकाल साबित हो रहा है। राजेश राम ने आरोप लगाया है कि बेरोजगारी, महंगाई और फिर आर्थिक चुनौतियों ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। राजेश राम ने दावा किया है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों की समस्याएं बढ़ रही है और फिर महंगाई लगातार आम आदमी की कमर तोड़ रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के 12 साल के कार्यकाल को लेकर के सवाल उठाए, जबकि दूसरी ओर भाजपा और फिर एनडीए सरकार अपने कार्यकाल को विकास, सुशासन और जन कल्याण का दौर बता रही है। दोस्तों, क्या ठाकुरगंज पूरे बिहार का पाइनएप्पल सिटी बनने जा रहा है? जी हाँ, क्योंकि उद्योग मंत्री तक अब प्रस्ताव पहुंच गया है और कहा जा रहा है कि किशनगंज के ठाकुरगंज बिहार का पाइनएप्पल सिटी बनेगा, जिससे किसानों में नई उम्मीद जगी है। दरअसल बात है कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज क्षेत्र के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। जिस इलाके की पहचान वर्षों से अनानास की खेती के लिए रही है, अब उसे बिहार की पाइनएप्पल सिटी बनाने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। अगर ये योजना जमीन पर उतरती है तो फिर न सिर्फ हजारों किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि पूरे क्षेत्र में रोजगार और फिर उद्योग के नए अवसर भी पैदा होंगे। दरअसल ठाकुरगंज के विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने बिहार सरकार से मांग की थी कि सीमावर्ती क्षेत्र ठाकुरगंज को पाइनएप्पल सिटी ऑफ बिहार के रूप में विकसित किया जाए। इस प्रस्ताव को अब बिहार सरकार के उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने गंभीरता से लिया है और आवश्यक कार्रवाई के लिए उद्योग विभाग के सचिव को पत्र भेज दिया है। जहाँ ठाकुरगंज की भौगोलिक स्थिति अनानास की खेती के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे इस इलाके में बड़ी संख्या में किसान अनानास की खेती करते हैं। हजारों परिवारों की आजीविका इसी खेती पर निर्भर है। लेकिन विडंबना यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन होने के बावजूद भी यहाँ पर किसानों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आज भी किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए पश्चिम बंगाल के बिधानगर मंडी तक जाना पड़ता है। वहां पर उन्हें बिचौलियों के भरोसे अपनी मेहनत का फल बेचना पड़ता है, जिससे उन्हें उचित कीमत भी नहीं मिल पाती है। कई बार परिवहन खर्च और फिर अन्य खर्चों के कारण किसानों का मुनाफा भी काफी कम हो जाता है। प्रस्ताव में मांग की गई है कि ठाकुरगंज में आधुनिक अनानास मंडी बनाई जाए। इसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग सेंटर और फिर ग्रेडिंग सेंटर की स्थापना भी की जाए। यदि ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है तो फिर किसानों को अपनी उपज लंबे समय तक सुरक्षित रखने का अवसर मिलेगा और वे बाजार की बेहतर कीमत मिलने तक इंतजार कर सकेंगे। इसके अलावा अनानास से जूस, कैंडी, स्क्वैश और पल्प बनाने वाली इकाइयों की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो फिर कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता है। जब पूर्णिया की बेटी और पेशे से जनरल सर्जन डॉक्टर शिवांशी वर्मा ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है। एक तरफ अस्पताल में मरीजों का इलाज, ऑपरेशन थिएटर की जिम्मेदारी और इमरजेंसी ड्यूटी, तो दूसरी तरफ ग्लैमर की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का सपना। इन दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ निभाते हुए डॉक्टर शिवांशी ने मिसेज इंडिया 2026 प्रतियोगिता के टॉप 10 फाइनलिस्ट में अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, पूर्णिया के कोर्ट स्टेशन रोड की रहने वाली 29 वर्षीय डॉक्टर शिवांशी वर्मा आज देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जब 12 जुलाई को राजस्थान की राजधानी जयपुर में होने वाले मिसेज इंडिया
2026 के ग्रैंड फिनाले में वे देश के अलग अलग राज्यों से चुनी गई प्रतिभाओं के साथ खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। डॉक्टर शिवांशी वर्तमान में अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्यरत हैं। वे सर्जरी विभाग में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अस्पताल में लंबे समय तक ड्यूटी करना, ऑपरेशन करना और अचानक आने वाली इमरजेंसी को संभालना उनकी रोजमर्रा की जिम्मेदारी है। लेकिन इन व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने अपने सपनों को कभी पीछे नहीं छोड़ा है। जहाँ डॉक्टर शिवांशी बताती हैं कि कई बार ऐसा हुआ जब पूरी रात अस्पताल में ड्यूटी करने के बाद भी उन्होंने अपनी फिटनेस ट्रेनिंग, उसके बाद ग्रूमिंग क्लास और रैंप वॉक की प्रैक्टिस जारी रखी। यही मेहनत आज उन्हें देश के सबसे बड़े मंचों में से एक तक लेकर के पहुंची है। उनकी शुरुआती पढ़ाई पूर्णिया के ब्राइट कैरियर स्कूल से हुई है। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बचपन से ही संगीत और नृत्य में रुचि थी। उन्होंने कथक नृत्य भी सीखा और फिर कई सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया। जब मेडिकल की पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने अपनी प्रतिभा को जिंदा रखा। दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। यह किशनगंज के धर्मगंज मझिया रोड स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत का सपना अब धीरे धीरे हकीकत में बदलता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे करोड़ों परिवारों के जीवन में बदलाव आया है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि आज देश के करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुले हैं, जिससे सरकारी सहायता सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त राशन योजना को सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल बताया है। वहीं पर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी व्यवस्था लागू होने के बाद बिचौलियों की भूमिका काफी हद तक खत्म हुई है। अब सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण लगा है। उन्होंने आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हुए विकास का भी जिक्र किया है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हुआ है, रेलवे नेटवर्क को मजबूत किया गया है, नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं और फिर ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया गया है। इससे व्यापार, रोजगार और फिर आवागमन को नई गति मिली है। कृषि क्षेत्र पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं से किसानों को आर्थिक मजबूती मिली है। वहीं पर महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और फिर लखपति दीदी जैसी योजनाएं सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। वहीं पर मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती साख का जिक्र किया है। उन्होंने G20 की सफल अध्यक्षता, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वैश्विक पहचान, वैक्सीन मैत्री अभियान और फिर बढ़ते विदेशी निवेश को भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण बताया है। तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज किशनगंज में 10 IAS अधिकारी का डेरा जमा है। जहाँ 10 IAS अधिकारी का किशनगंज में आज बाढ़ और आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग लिया गया है। जी आपको बता दूं कि किशनगंज एक बार फिर से प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बना है, जहां पर बिहार कैडर 2025 बैच के 10 परीक्षाधीन IAS अधिकारियों ने जिले के महेश बतना स्थित SDRF केंद्र का दौरा किया। ये सिर्फ एक औपचारिक भ्रमण नहीं था, बल्कि आने वाले समय के प्रशासनिक अधिकारियों को जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन की वास्तविक चुनौतियों से रूबरू कराने का महत्वपूर्ण प्रयास था। दरअसल सीमांचल का इलाका हर साल बाढ़ की समस्या से जूझता है। किशनगंज समेत आसपास के कई क्षेत्रों में बारिश और फिर नदियों के उफान के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भविष्य के प्रशासनिक अधिकारियों को पहले से ही ये समझाना जरूरी है कि आपदा के समय राहत और फिर बचाव कार्य कैसे किए जाते हैं, वहीं पर लोगों तक मदद कैसे पहुंचाई जाती है और प्रशासन किस तरह काम करता है। वहीं पर महेश बतना स्थित राज्य आपदा मोचन बल यानी कि SDRF केंद्र में अधिकारियों को आधुनिक रेस्क्यू उपकरणों की जानकारी दी गई है, जहां उन्हें बताया गया है कि बाढ़ के दौरान मोटर बोट, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वहीं पर SDRF के जवानों ने लाइव प्रदर्शन करके अधिकारियों को बचाव अभियान की पूरी प्रक्रिया समझाई है।
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को किशनगंज जिले की भौगोलिक स्थिति और फिर बाढ़ की संवेदनशीलता के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है। बताया गया है कि जिस तरह बाढ़ आने से पहले प्रशासन अलर्ट जारी करता है, राहत शिविर तैयार किए जाते हैं और जरूरत पड़ने पर बचाव दलों को तैनात किया जाता है। इसके अलावा अधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग के नियम, राहत सामग्री वितरण की प्रक्रिया और फिर आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की रणनीति भी समझाई गई है। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया है कि किसी भी आपदा के समय संसाधनों का सही उपयोग और फिर विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय कितना जरूरी होता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में दहेज को लेकर के 2 बच्चियों की मां को घर से बाहर निकाल दिया गया है। दहेज को लेकर के पति ने कहा कि पैसे लाओ वरना हम दूसरी शादी कर लेंगे। दरअसल बात है कि दहेज प्रथा आज भी समाज के लिए एक बड़ा अभिशाप बनी हुई है। कानून सख्त है, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई महिलाएं आज भी दहेज की मांग और फिर घरेलू प्रताड़ना का शिकार हो रही है। ताजा मामला किशनगंज से सामने आया है, जहाँ पर एक विवाहिता ने अपने पति और फिर ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और घर से निकाल देने का गंभीर आरोप लगाया है। जब पीड़िता की शिकायत के बाद महिला थाना में 0 FIR दर्ज की गई है और मामले को आगे की कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल के चाकुलिया थाना भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के चाकुलिया थाना क्षेत्र की गोदा तिमुल गांव की रहने वाली एक महिला की शादी लगभग 5 साल पहले किशनगंज के देवला तौहीद नगर निवासी के साथ हुई थी, निवासी के एक युवक के साथ हुई थी। जब पीड़िता का आरोप है कि शादी के समय उनके परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर के उपहार और फिर सामान दिया था, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद पति और फिर ससुराल पक्ष के लोगों ने 1.5 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। जब महिला का कहना है कि उसके मायके की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था कर पाती। जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसके साथ कथित तौर पर शारीरिक और फिर मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी। वहाँ पर पीड़िता बताती है कि शादी के बाद वे 2 बच्चों की मां बनी, लेकिन इसके बावजूद भी ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला और लगातार पैसों की मांग की जाती रही। वहीं पर पीड़िता के अनुसार 19 मई को स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। आरोप है कि पति और फिर ससुराल वालों ने फिर से दहेज की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, पति ने कथित तौर पर यह धमकी भी दी कि यदि वह 1.5 लाख रुपए लेकर के नहीं आई तो फिर वह दूसरी शादी कर लेगा। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और गला दबा करके जान लेने की कोशिश की गई। दोस्तों, ममता बनर्जी से TMC निकल गई है। ममता बनर्जी की हाथ से TMC पार्टी निकल गई है, निकल नहीं रही है बल्कि निकल गई है, क्योंकि TMC के 20 सांसद ने बगावती रुख अपना करके दूसरे पार्टी के साथ चली गई है। चली जा नहीं रही है बल्कि चली गई है। 20 सांसदों ने TMC पार्टी का किसी क्षेत्रीय पार्टी से विलय कर लिया है। जब लोकसभा में TMC पार्टी की 28 सांसदों में से 20 सांसद बागी हो गए हैं और बागी होकर के किसी और पार्टी में चले गए हैं। यानी कि TMC पार्टी और ममता बनर्जी को इतिहास का सबसे बड़ा झटका लगा है। आज के जैसा झटका उसको कभी जिंदगी में नहीं लगा था। जब से बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई है तब से ममता बनर्जी और TMC का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाते जाते सीधे एक बैग नीचे चला गया है, पूरी तरह से 0 पर आ गया है। जी हाँ, यानी कि 28 सांसद में से 20 सांसद बागी हो गए हैं। इसमें वे भी सांसद हैं जो कभी गाया करती थी अमी जाओ मक्का मदीना। आपको बता दूं कि इस विद्रोही गुट का नेतृत्व कर रही वरिष्ठ सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करके विलय का कानून पत्र सौंप दिया। जब TMC के बागी सांसदों ने त्रिपुरा की एक छोटी और फिर बंगाली पृष्ठभूमि वाली राजनीतिक पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी से हाथ मिला लिया। जब काकोली ने कहा कि हमारे पास लोकसभा में 2/3 से ज्यादा का स्पष्ट बहुमत है, हम NDA का हिस्सा बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में काम करेंगे। बागी सांसदों ने संसद में एक अलग गुट या फिर ब्लॉक बनाने के बजाय इस क्षेत्रीय पार्टी में विलय करने का फैसला सोची समझी कानूनी रणनीति के तहत किया है। नया स्वतंत्र गुट बनाने पर तकनीकी और फिर कानूनी अयोग्य का खतरा मंडरा रहा था। इससे बचने के लिए इस विलय को कानूनी ढाल बनाया गया। दोस्तों, खान सर से विवाद करने वाले रोशन आनंद के भाई की मौत की जांच में क्या सामने आई है,
हम आपको भी बताने वाले हैं। दरअसल पटना के चर्चित खानसर ज्ञान बिंदु कोचिंग विवाद के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हो गई, जब प्रिंस का नाम हाल ही में दर्ज उस एफआईआर में शामिल था जिसमें खान ग्लोबल स्टडीज में तोड़फोड़ और फिर मारपीट के आरोप लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि एफआईआर के बाद वे अपने कुछ साथियों के साथ नेपाल चले गए थे और विराटनगर के एक होटल में रह रहे थे। शनिवार रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी में शराब पीने के बाद तबीयत खराब होने की बात सामने आई है। नेपाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं पर दोस्तों के साथ होटल में थे और जहर देने की आशंका जताई जा रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार प्रिंस यादव नेपाल के विराटनगर महानगर पालिका क्षेत्र में वार्ड नंबर 9 स्थित एक होटल में अपने कुछ दोस्तों के साथ ठहरे हुए थे। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात उन्होंने शराब पी थी। इसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। साथियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रिंस को जहर देने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। प्रिंस यादव की मौत को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार उनकी एक आंख के पास चोट के निशान पाए गए हैं। वहीं पर जांच के दौरान शरीर में संदिग्ध जहरीले पदार्थ मिलने की भी चर्चा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले की जांच कर रही नेपाल पुलिस ने प्रिंस के साथ मौजूद लोगों और फिर अन्य संदिग्धों समेत कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही नेपाल पुलिस होटल पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है। जब पुलिस ने होटल में मौजूद लोगों से पूछताछ की है, साथ ही होटल के रजिस्टर्ड एंटी रिकॉर्ड और फिर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मौत के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं है।